गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक बनाए थे, बट आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था मेरे से, आप लोग पूछे नहीं थे। कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए था ये बताते हैं आप लोगों को। पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग एक चीज हमसे नहीं पूछे। इसका मतलब कि आप लोगों को कंफ्यूजन था, पूछे या नहीं पूछे। क्वेश्चन नंबर 13 में एक घर लिया गया था रहने के लिए 5,40,000 में, और हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके थे कि अगर, ये हम नोट्स दिखाते हैं आप लोगों को, अगर रेसिडेंस हाउस लिया जाता है एलटीसीजी के अमाउंट से, तो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कुछ रेशियो में ही हम लोग डिडक्शन अलाउ करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 13 में था या 11 में था, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन तो आपका ठीक है, ये 11 में था। तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर एलटीसीजी में से आप रहने के लिए घर खरीदते हैं और वहां पे पैसा, तो एलटीसीजी से कम पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला ये लगेगा, एलटीसीजी इंटू परचेस्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन। बट उसी के अपोजिट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 13 में हम लोगों का एक हाउस जो कि रेसिडेंस हाउस था 5,40,000 में लिया गया था, और उसको हम लोग डिडक्शन डायरेक्ट दे दिए, फॉर्मूला यूज नहीं किए। ये क्वेश्चन आप लोग पूछे ही नहीं थी मेरे से, तो कंफ्यूजन था इसलिए नहीं पूछे या फिर समझ में ही नहीं आया था, थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में था कि ये रेसिडेंशियल हाउस होगा, कंफ्यूजन था। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूज्ड थे, ओके, ठीक है। अब अभी आप लोगों का कंफ्यूजन हम तुरंत दूर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में वर्ड गेम था, वर्ड गेम, वर्ड समझिएगा थोड़ा सा। हाँ, हम पढ़ते हैं दोबारा से। वो घर बेचा गया था 15 सितंबर 2017 को। रमेश जो है वो घर को, डॉक्टर रमेश बेच रहे थे 15 सितंबर 2017 को। तो जिस ईयर में बेचेंगे, हम उसको फिर से समझाते हैं आप लोगों को। जिस डेट में बेचा जाएगा, ये तो इसका स्टाम्प वैल्यू था ना 23,75,500, बट इसको बेचा कब गया था? 15/9/17 को। अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 15/9/17 को बेचा गया था। और न्यू घर जो लिया जा रहा था 5,40,000 में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन था 10 जनवरी 2016 को लिया गया था। 10 जनवरी 2016। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बताइए कि 10 जनवरी 2016 को जो आप लिए हैं, ये एलटीसीजी से पहले का इन्वेस्टेड अमाउंट है या एलटीसीजी के बाद का? तो ये 100% एलटीसीजी के
बाद का सॉरी पहले का अमाउंट है, क्योंकि आप सेल कर रहे थे 15 सितंबर 2017 को, और जबकि आप इसको एक साल पहले जनवरी में इन्वेस्ट करके खरीदे थे। तो एलटीसीजी का अमाउंट से ये थोड़ी ना खरीदा गया, क्योंकि एलटीसीजी तो बन रहा है 15/9/17 को, और आप परचेज किए हुए थे 10/1/16 को। इसलिए हम लोग इसको रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं बांटे, डायरेक्ट जो 5,40,000 था इसका छूट दे दिए। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको खरीदने के लिए इस अमाउंट का यूज नहीं हुआ था, क्योंकि ये अमाउंट आपको मिल रहा है 2017 में और ये अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 2016 में। इसलिए इसको हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग डिडक्शन नहीं दिए, बल्कि पूरा का पूरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था इसका वो डिडक्शन दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। एलटीसीजी में से अगर आप इन्वेस्ट करके घर लेते रहने के लिए तो एलटीसीजी वाला फॉर्मूला यूज होता, और एलटीसीजी बनने से पहले लिए हैं तो जितना का था घर उतना डिडक्शन इसको दे दिया जाएगा। अब क्लियर हो गया कि इसमें हम लोग फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किए थे, डेट का फैक्टर। उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किए थे। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे 16। 14 तक हुआ था, आज 16 देखना है हम लोगों को। हाँ, उसी चीज को तो बताएं कुणाल, फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि वो एलटीसीजी से पहले का इन्वेस्टेड अमाउंट है, एलटीसीजी से उसको नहीं खरीदा गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर 16। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 को ना हम आज पहले हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश में समझाते हैं, सुनिए। मिस्टर पुष्पराज ने विद्या के समक्ष शादी करने का एक प्रस्ताव रखा। ठीक है, बंदा शादी करना चाहता है। ठीक है, विद्या की सहमति हो जाने के बाद इसके प्रतिफल में उसने कंपनी का 300 अंश, जिनका मूल्य प्रति अंश 160 रुपया था, विद्या जो है वो एग्री हो गई। तो पुष्पराज क्या किए कि वो जैसे ही एग्री हुई तो गिफ्ट में समझिए, स्पाउस तो हुई होने वाली हुई नहीं है, 300 अंश, जिसका एक अंश का रेट है 160 रुपया, वो विद्या के नाम में 1 दिसंबर 2016 को ट्रांसफर कर दिए। शादी 27 फरवरी 2007 को हुई। 11 मार्च 2018 को श्रीमती विद्या ने समस्त अंश, जो कि टोटल 300 अंश था, उसको 300 रुपया प्रति अंश की दर से बेच दी हैं, सेल कर दी 300 अंश को। उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर इस बात का निर्णय कीजिए कि क्या मिस्टर पुष्पराज निम्नलिखित 2 दशाओं में पूंजी लाभ पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है। पहला, शेयर्स आर लिस्टेड, और दूसरा शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, यानी शेयर आपका जो अंश है वो सूचीयत है और अंश सूचीयत नहीं है। इसमें नॉर्मल से एक बात यह है कि जो शेयर श्रीमती विद्या को पुष्पराज खरीद कर दिए हैं, वो शेयर को श्रीमती विद्या बेच रही हैं, और यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि बेच वो रही हैं और टैक्स देने के लिए पुष्पराज जी बाध्य है। ये तो अलग हो गया ना कि ग्लास तोड़िएगा आप
और भरपाई करेंगे हम, ऐसा थोड़ी ना है। हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड अगर टैक्स दे रहे हैं तो हस्बैंड देंगे, पत्नी अगर टैक्स देगी तो पत्नी देगी। ऐसा थोड़ी है कि पत्नी के ऊपर टैक्स लगा तो हस्बैंड जाकर के बोलेगा मेरे नाम से टैक्स काट दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें नीचे और भी इंफॉर्मेशन था। आपको श्रीमती विद्या का कैपिटल गेन फाइंड करना है और इंडेक्स भी दिया हुआ है। बहुत छोटा सा इसका आंसर बनेगा, लेकिन कमेंट्स जो होगा वो आप लोगों को खुद से देना होगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ श्रीमती विद्या, ठीक है। श्रीमती विद्या का कैपिटल गेन है, एक लाइन खींच लीजिए और यहां पे वो सेल कर दी है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सेल्स प्रोसीड 300 शेयर 300 के रेट से। तो ये हम लोगों का होगा 3 3 जा 9 और 4 0, तो ये 90,000। और कंसिडरेशन इसको वो लिया कितना में गया था, लिया गया था 160 रुपया पर शेयर। तो लेस करेंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 30 इंटू 160, इसको हम लोग कह सकते हैं 48,000 रुपया। ये 48,000 कैसे आया, 30 इंटू 160, क्योंकि 160 रुपए के दर से लिया गया था। ये मेरा सही है क्या 48,000 रुपया, थोड़ा बताइएगा। इंटू परचेजिंग ईयर है, परचेजिंग ईयर का इंडेक्स है 122 और करंट ईयर का है 272। इसको थोड़ा सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। इसको सॉल्व करने पर हम भी कैलकुलेटर यूज करते हैं। 1,07,016, 1,07,016। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेचने का अमाउंट कम है और खरीदने का जो करंट वैल्यू बना वो कितना बना, 1,07,016। इट मीन्स यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, 17016। ठीक है, 17,016 रुपया का कैपिटल लॉस हो गया, 17016। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या मिस्टर पुष्पराज टैक्स के लिए बाध्य है। ऐसे तो लॉस हुआ है तो लॉस पे टैक्स नहीं लगेगा, बट फिर भी पूछा जा रहा है कि क्या वो दोनों कंडीशंस में टैक्स देंगे। तो आप लोग एक नोट्स लिख लीजिएगा कि मिस्टर पुष्पराज दोनों कंडीशन में टैक्स नहीं देंगे। सबसे पहली बात कि वो तो सेल किए ही नहीं, सेल तो श्रीमती विद्या कर रही है ना, तो टैक्स ये देंगी। वो क्यों देंगे, वो तो खरीद करके शेयर दे दिए, आपको ट्रांसफर कर दिए, नॉर्मल सा बात है। यही यहाँ पे आपको कमेंट्स डालना है कि दोनों कंडीशंस में श्रीमती विद्या ही टैक्स देंगी, पुष्पराज टैक्स नहीं देंगे।
ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग खुद से ना। In both the situation above, Mr. Pushparaj will not be liable to pay tax LTCL. हाँ, विद्या को लॉस हो रहा तो वो भी टैक्स नहीं देगी, बट अगर प्रॉफिट होता तो टैक्स उसको देना होता ना। लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर ये कंपनी में होता है कि कुछ लिस्टेड होते हैं कुछ अनलिस्टेड होते हैं, बट दोनों का वैल्यू एक ही होता है। नोट आप इसमें ये लिख लीजिएगा कि दोनों कंडीशन में श्री पुष्पराज टैक्स नहीं देंगे क्योंकि शेयर श्रीमती विद्या के द्वारा सेल किया गया है, और दूसरा है कि यहाँ पे लॉस भी है इस वजह से। और लिस्टेड शेयर और लिस्टेड शेयर के बारे में इतना ही ध्यान रखिए, वो कंपनी पे लिस्टेड होता है, कुछ कुछ शेयर्स होते हैं लिस्टेड। जैसे हम आप लोगों को बताएं, इसको आसान लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझना हो लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर, तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों का सेमेस्टर 3 का मान लीजिए क्लास चल रहा है, ठीक है, सेमेस्टर 3 का क्लास चल रहा है, उसमें टोटल 20 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का ही नाम रजिस्टर में है, लेकिन वो 20 स्टूडेंट सेमेस्टर 3 के हैं, सेमेस्टर 3 के वो हैं, बट नाम केवल 10 का ही है लिस्ट में। इट मीन्स कि लिस्टेड स्टूडेंट कितने हुए? 10। और जिनका नाम नहीं है वो अनलिस्टेड है, लेकिन है तो आपके ही ना, है तो आपके ही बैचमेट। ऐसा तो नहीं है कि वो अनलिस्टेड है तो उनको आप भगा दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए वो लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर से कोई मतलब नहीं रह जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो लिस्टेड रहे या अनलिस्टेड रहे, अगर आप शेयर बेचिएगा प्रॉफिट होगा, टैक्स देना होगा, यही है। वो बस घुमाने के लिए कहता है लिस्टेड और अनलिस्टेड, तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझ में आया, लिस्टेड शेयर और अनलिस्टेड शेयर, कंपनी में दोनों शेयर्स होते हैं, दोनों को मान्यता प्राप्त होता है। हाँ, अगर बात होता है इक्विटी शेयर का और प्रेफरेंस शेयर का, तो ये दोनों अलग चीज है, और लिस्टेड और अनलिस्टेड बस नाम से अलग है दोनों अपने ही। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। अभी 17 में आप लोगों को आ, अच्छा खासा काम करना होगा, बट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्या इंफॉर्मेशन है। इंग्लिश में ही हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। On 1st July 2017, Dhirendra sold shares of Infosys Ltd for रुपीज 4 लाख। धीरेन्द्र जो है वो 1 जुलाई 2017 को 4 लाख रुपया का क्वेश्चन क्वेश्चन तो आप लोगों को हम सेंड कर दिए थे। आज आप लोगों के लिए हम एक वीडियो डालने वाले हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि फोन में क्लास करते हुए यूट्यूब में आप कैसे क्वेश्चंस देख सकते हैं। आज हम बना के वो डालेंगे क्वेश्चंस, ऐसे हम आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार, बट ये दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा ये, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है। 17 यहाँ पे देखिए थोड़ा धुंधला दिखेगा आप लोगों को, हो सकता है काफी धुंधला दिखे क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। धीरेन्द्र ने 1 जुलाई
2017 को इंफोसिस लिमिटेड के अंश 4 लाख में विक्रय किए और 1,50,000 दीर्घकालीन पूंजी। 1 नवंबर 2017 को जेड लिमिटेड द्वारा जन निर्गमन में 50,000 के समता अंश क्रय करने हेतु विनियोजित की धारा 54 ईडी में कर मुक्त है। यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि 50,000 रुपया जो समता अंश खरीदा जा रहा है वो भी अंडर सेक्शन 15 ईडी में एग्जम्प्टेड होगा, टैक्स फ्री। 1 फरवरी 2018 को स्वयं के आवास हेतु एक रिहायशी मकान 40,000 रुपए में क्रय किए। अब यहाँ पे थोड़ा डेट देखिएगा। हाँ, बेच कब रहा था बंदा? 1 नवंबर 2017 को, और घर कब खरीद रहा? 1 फरवरी 2018 को। इट मीन्स कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि रहने का मकान लिया है और शेष राशि 1,10,000 के ऋण पत्र क्रय कर लिए। आपको टैक्सेबल कैपिटल गेन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ धीरेन्द्र। ठीक है। एक लाइन यहाँ पे आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हम छोड़ दे रहे हैं कई क्वेश्चंस में, बट आप लोग इसको छोड़िएगा मत। फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19 ये कुछ क्वेश्चंस में हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ना है ये। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा कैलकुलेट इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि 1 जुलाई 2017 को शेयर बेचा गया 4 लाख में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 रुपया। तो डायरेक्ट यहां पे लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन पे ही था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है ये 1,50,000 का हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कोई भी इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पे नहीं है, नहीं निकलेगा। इसलिए क्योंकि कितना में लिया गया था इसका बात हुआ ही नहीं है। दूसरा चीज, क्वेश्चन में एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आप सही कह रहे हैं, तो 17 को थोड़ा क्लियर करें। इस पे लेस करना था। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इंग्लिश में हम कहते हैं on 1st November 2017 he invested 50,000 to purchase equity shares in Z Ltd through public issue which are exempt under section 54 ED। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम एक वर्किंग नोट कर रहे हैं समझाने के लिए। जो कैपिटल गेन आपको हुआ है ये एक, इसको फिर मिटा देंगे, जुलाई 2017 को हुआ है। कितना का? 1,50,000 का। और जो आप शेयर खरीद रहे थे वो कब खरीद रहे हैं? 1 नवंबर 2017 को। ये कितना का ले रहे थे? शेयर ले रहे थे 50,000 का। ओके,
तो कितना मंथ के अंदर में लिया गया? जुलाई टू नवंबर में कितना मंथ होगा? जुलाई, पूरा जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 4 मंथ हो रहा है। 6 मंथ के अंदर में ही ले लिया गया है। तो यहां पे हम लोगों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर परचेस्ड, ये हम परचेस्ड लिखे हैं, विद इन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर में ही शेयर को, हाँ 6 महीना के अंदर में ही लिया गया है। ये तो 4 मंथ का डिफरेंस है, बट विद इन 6 मंथ में लिया गया है। और जहां पे हम लोग नील लिखने वाले हैं, क्यों लिखेंगे इसको सुनिए। यहाँ पे ईयर 2007 और 8 में, 8 में सेक्शन 44 ED को समाप्त कर दिया गया है। ये लिखने का जरूरत नहीं था, बट आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ईयर 2007-8 में ही एक रूल आया, और उस रूल में उस लॉ में या उस कानून में, उस धारा में सेक्शन 54 ED के अंतर्गत में आने वाले कोई भी आइटम को अगर एग्जम्पशन मिलता है तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अगर ये कानून बना होता, अब तक रहता, तो हम लोग यहाँ पे 1,50,000 में से 50,000 रुपया लेस कर देते, और यहाँ पे हम लोग 1,00,000 रुपया लिखते। बट यहाँ पे ये कानून ही खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको नहीं देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, 54 ED, 54 ED अगर क्वेश्चन पे साफ साफ कह देता है 54 ED के अंतर्गत में उसको छूट मिला है या डिडक्शंस मिल चुके मिलेंगे, तो उसको हम लोग लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाप्त हो चुका है 2007-8 में ही। लेकिन अगर क्वेश्चन में 54 ED का बात नहीं होता, बस ये होता कि आप 50,000 रुपया का शेयर खरीद लिए थे, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे 50,000 का इसको बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, ये सब को ना 6 मंथ के अंदर में ही परचेज कर लेना चाहिए। 6 मंथ से ज्यादा होगा तो फिर उस पे छूट नहीं मिलता है। जैसे NHAI का जो बॉन्ड है उस पे भी यही कंडीशन होता है कि 6 मंथ के अंदर में अगर आप ले रहे हैं बॉन्ड तो छूट मिलेगा, अदरवाइज उससे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इस पे छूट मिलता, ये कानून ही खत्म हो चुका है, रूल ही खत्म हो गया ये। और एक लास्ट काम हम लोग इस पे करेंगे, डिडक्शन दे देते हैं फॉर रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस में हम लोगों का फॉर्मूला क्या पुट करना होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 1,50,000 का था, इनटू परचेजिंग अमाउंट जो कि
2,40,000 रुपया का था और नेट सेल्स कंसिडरेशन सेल कितना में किए थे? 4 लाख में किए थे। हम लोग यहाँ पे 4 लाख रुपया नहीं दिखाए हैं क्योंकि आंसर हम लोगों को डायरेक्ट बना लिए थे। हम रिपीट कर देते हैं 17 में कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ 17 ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन में अगर शेयर के बारे में कहता है कि वो 54 ई डी 54 ई डी के अंतर्गत में उसको एग्जम्पशन मिला है या मिलेगा, तो हम लोग उसको एक भी पैसा यहाँ पे लेस नहीं करेंगे। एलटीसीजी से 1 रुपया भी लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 54 ईडी जो रूल है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, ये खत्म हो चुका है। इस रूल पे अगर आपको इसके अंतर्गत अगर आपको कोई छूट मिल रहा है तो उसका छूट यहाँ पे हम लोग एलटीसीजी से लेस नहीं करेंगे। रूल खत्म हो चुका है, इसको ध्यान रखिए, रूल खत्म हो चुका है। ये कैलकुलेट करने पे आया 90,000 से। थैंक यू। तो 150 में 90 हम लोग घटा दें तो ये सॉरी 60,000, 70 हम गलती से लिख दिए। 60,000 रुपया क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्सेबल लिख लीजिए, टैक्सेबल। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का क्या है सर 2018 में। रक्षा रेंटल, कुणाल फिर से बोलिए। 18 में रक्षा रेंटल हाउस या रेसिडेंशियल आप लिख रहे थे शायद, वो गलती से टाइप हो गया होगा। रेसिडेंशियल हाउस, यस। 2018 में हम लोग रेसिडेंशियल हाउस लिए हैं और इसको बेच रहे थे हम लोग 17 में। डिडक्शन के लिए फॉर्मूला जाएगा। क्वेश्चन को बस इतना समझिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है 1,50,000। 4 लाख का शेयर बेचे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,50,000 और उस 1,50,000 में हम लोग डिडक्शन नहीं देंगे उस अमाउंट का जो वो शेयर खरीदा था 50,000 का। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 1 नवंबर 2017 को जेड लिमिटेड द्वारा जारी में 50,000 के सप्तांश क्रय हेतु इन्वेस्ट किए जो धारा 54 ईडी में कर मुक्त है। तो धारा 54 ईडी में जो कर मुक्त होगा उसका डिडक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे क्योंकि 2007-8 में ये खत्म हो चुका है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा और हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा, ये क्लियर हो जाएगा क्लास के बाद। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना हो गया? 60,000 का। यही है इस क्वेश्चन में। एक बार में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों से हो जाएगा। आगे है, इसके बाद हम लोगों को देखना है 19 नंबर। 19 में भी फॉर्मूला यूज होगा, इसमें तो फॉर्मूला यूज हुआ ही, 19 में भी फॉर्मूला यूज होगा। दस 70 16 लगता है मुसर्रत आप लेट से आए हैं इसलिए कमेंट आपका अभी आ रहा है। तो जो लेट से क्लास स्टार्ट किए हैं वो कमेंट मत कीजिए, बस चलते जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या इंफॉर्मेशन है?
क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। श्रीराम sold a long-term capital assets for 14,34,800 in August 17। ध्यान रखिएगा, अगस्त 2017। इट वॉज परचेज्ड इन अगस्त 2001। कितना में? 5,20,000। On April 2, 2017, he purchased bonds redeemable after 3 years, issued by National Highway Authority of India for 3 lakhs। ओके, कब? अप्रैल 2 अप्रैल 2017 को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेल कब कर रहे हैं? अगस्त 2017 में। और वो NHAI का बॉन्ड कब ले रहा है? अप्रैल 2017 में, 3 लाख का। एंड इक्विटी शेयर्स फॉर 1 लाख फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल and a residential house in Mumbai for 7,40,000 in August 2017। he did not own any other residential house। उसके पास खुद का रहने के लिए घर अदर नहीं था, तो ही owned a big house property in Delhi। ठीक है, वो दिल्ली में घर लिया, बट कितने का लिया इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अमाउंट नहीं दिया हुआ है। कंप्यूट टैक्सेबल गेन ऑफ द एसएससी द असेसमेंट ईयर 18-19। इसको हम बनाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटेशन of taxable capital gain of श्री राम। हम एक बार बना देते हैं, फिर क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है? फॉर द ईयर हम फिर छोड़ दिए, 2018-19 के लिए कह रहा है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, फिर हम फिर से इसको हम रिपीट कर देंगे। सेल्स प्रोसीड, सेल्स प्रोसीड, कितना का सेल्स प्रोसीड हुआ है? तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था कि 14,34,800 का सेल्स प्रोसीड हुआ है। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट आ जाएगा। और इस पे हम लोगों का कोई खर्च नहीं था, इसलिए डायरेक्ट लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 2019-20 वाला बुक ना एक्चुअल में इधर लॉकडाउन की वजह से मेरे पास आ ही नहीं पाया। हम इसलिए पुराना बुक से ही कवर करा रहे हैं। बुक आ जाता तो हम उससे भी कवर करा देते हैं, बट मेरे पास आ ही नहीं पाया वो बुक, तो किसी को हम क्वेश्चन भेज भी नहीं पाते 19-20 का, इसलिए 18-19 वाला बुक ही लेकर के चलना पड़ रहा है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें कितना का लिया गया था? 1 अगस्त 2001 में 5,20,000 में लिया गया था, और इसका करंट ईयर का इंडेक्स है 272 और ये 100। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 5,20,000 इंटू, ये पब्लिशर है SBPD और बुक के राइटर हैं जैन, RK जैन, डॉक्टर RK जैन। रांची यूनिवर्सिटी ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से डालता है, मारवाड़ी में भी। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 14,14,400।
न्यू बुक में बस न्यू बुक में इसी कंसेप्ट को आपको डाल देना है, न्यू बुक का भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। लेस करने पर एल जी कितना होगा? 8 से 4 400, 4 से 4 0, 3 से 1 2 और ये बाकी 0। LTCG हम लोगों का हुआ 20,400। अब कोई डिडक्शंस देना है हम लोगों को, तो डिडक्शंस देना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, बॉन्ड भी लिया गया है, NHAI का भी बॉन्ड लिया गया है, लेकिन क्या उसमें डिडक्शन मिलेगा? अंडर सेक्शन 54 रेसिडेंशियल हाउस फॉर्मूला पुट होगा। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम फिर से आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन था कि सेल प्रोसीड हुआ है 14,34,800 में। उस घर को, उस एसेट्स को लिया गया था 5,20,000 में, जो कि 2001 में लिया गया था, इसलिए इंडेक्स कॉस्ट में 5,20,000 हम लोग लिखे हैं। डिडक्शन के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये था, वो बॉन्ड ले रहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, NHAI का बॉन्ड को हम लोग लेस किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में वहां पे हम लोग NHAI का 4 लाख रुपया लेस किए थे, बट यहाँ पे हम लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है? क्योंकि ये बॉन्ड्स भी आप LTCG कब हो रहा है? ये हो रहा था अगस्त 2017 में। और थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बॉन्ड कब खरीदा गया था? 2 अप्रैल 17, मतलब LTCG के पहले बॉन्ड लिया गया था, इसलिए यहाँ पे NHI का छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका LTCG हो रहा है अगस्त में और आप NHI का बॉन्ड खरीद रहे हैं अप्रैल में, तो LTCG से पहले हो गया ना। ठीक पीछे का क्वेश्चन में जैसे हम लोग किए थे कि शेयर का कौन सा नंबर पे हम लोग किए थे? हाँ, इसी में इधर किए थे हम लोग। इसलिए सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस का मिलेगा, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस ये LTCG के बाद लिया गया है। 7,40,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 20,400 का है, और इन्वेस्टेड अमाउंट है 7,40,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कंसिडरेशन था 14,34,800। तो सिर्फ हम लोगों को रेसिडेंशियल हाउस का छूट मिलेगा। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? 20 40 इंटू 7,40,000 डिवाइडेड बाई 14,34,800, तो ये आ रहा है 10,521, और लेस करने पर 9,7,8,9, ये हम लोगों का टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन आप लोगों को समझा दें। कुणाल, आपका था क्वेश्चन कि फिर से समझा दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन था कि एसएससी जो है वो
₹34,000 में अपने एसेट्स को बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? अगस्त 17 में बेच रहे हैं। और उसको वो लिए थे कब? 2001 में लिए थे। कितना में? ₹5,20,000 में। तो इसका इंडेक्स हम लोग निकाल लिए। इंडेक्स तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालना होता है। तो 14,14,400 हुआ। एलटीसीजी हम लोगों का होगा लेस करने पर 20,400। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 में NHAI का बॉन्ड जो खरीदे थे उसको इसलिए डिडक्शन नहीं मिला क्योंकि वो एलटीसीजी से पहले लिया गया था। 2 अप्रैल 2017 को लिया गया था। अगर वही अगस्त के बाद लिया जाता तो उसको हम लोग यहाँ पे डिडक्शन देते, लेकिन डिडक्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो अप्रैल में लिया गया था एलटीसीजी से पहले, इसलिए उसको छोड़ दिए। और रेसिडेंशियल हाउस जो एलटीसीजी के बाद लिया गया था ₹7,40,000 में, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए हैं। तो कैलकुलेट किए तो यहाँ पे ₹10,521 का डिडक्शन मिलेगा। 7,40,000 इन्वेस्ट किया था, डिडक्शन कितना मिलेगा? 10,521। टैक्सेबल कितना दिया है? 20,400। नहीं नहीं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। टैक्सेबल कब होता है? जब डिडक्शंस लेस हो जाते हैं तब टैक्सेबल होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बुक में कितना है टैक्सेबल। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ होगा बुक में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल ₹9,879 है। तो आज हम लोगों का कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 19 भी। 3 क्वेश्चंस और बच गए हैं, 20, 21 और 23। तो 20, 21 और 23 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक थ्योरीज पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। जो नए हैं उनको फिर से हम लिंक दे देंगे, क्वेश्चंस तो अवेलेबल है ही ग्रुप में। हाँ, अपने से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। अदरवाइज फिर हम 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे। आज सेमेस्टर 6 का भी है, तो जो वुमेन्स के हैं 3 बजे तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जो नए हैं, ऊपर में लाइक बटन है, नीचे में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल।